सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत चित्तौड़ के इतिहास की बात करेंगे। चित्तौड़ के इतिहास में कल की क्लास में हमने गोहिल से लेकर रावल रतन सिंह जी तक की बात कर ली है। मतलब गोहिल राजवंश में जो रावल शाखा थी उसकी हमने बात की। आज हम सिसोदिया शाखा, जिसे राणा शाखा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी आज हम बात करेंगे। तो कल की पृष्ठभूमि पर हम थोड़ी सी नजर डालते हैं। कल हमने बात की थी कि अंतिम शासक रावल रतन सिंह जी के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और उनकी वीर गति को प्राप्त होते ही रावल शाखा जो है वो समाप्त हो जाती है और उसके बाद में चित्तौड़ पर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी और उसके वंशजों का अधिकार हो जाता है, जो लगभग 1326 तक रहता है। 1316 की हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उस समय खिज्र खां जो है वो चित्तौड़ की बजाय दिल्ली चले जाते हैं। बाद में मुच्छला मालदेव को वहां पर प्रशासक नियुक्त किया जाता है। मुच्छला मालदेव के बाद वहां पर जैसा शासक होते हैं और जैसा के समय ऐसा कहा जाता है कि राणा हमीर जो है सिसोदा गांव से वहां पर आते हैं, जैसा को मारकर, या फिर ये कह सकते हैं मुच्छला मालदेव की जो पुत्री थी जिसके साथ विवाह करके ये राज्य प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, बांसवाड़ा से प्रणाम, सभी को राम राम। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले राणा हमीर के बारे में बात करते हैं। यहां से शुरू होती है इतिहास की पृष्ठभूमि। भाई हमीर की यदि हम बात करें, हमीर कौन थे, कहां से आए थे, इनसे संबंधित बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें सिसोदा गांव या फिर कह सकते हैं ठिकाना। सिसोदा गांव या ठिकाना के क्या है, ये निवासी हैं। इनके पिता का नाम क्या है, अरी सिंह है। पिता अरी सिंह हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं अरी सिंह हैं। और इनके जो भाई थे लक्ष्मण सिंह, अपने 7 पुत्रों के साथ यहां पर बात करते हैं कि चित्तौड़ का मतलब प्रथम शाखा जो हुआ था, रावल शाखा की जो घटना थी, उसमें वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसी में बच जाते हैं ये राणा हमीर, जो अपने पूर्वजों की मतलब एक प्रकार से कहते हैं वीर गति को बदला लेने के लिए या पूर्वजों की क्षति का बदला लेने के लिए आक्रमण करते हैं। कहां पर, चित्तौड़ पर। या फिर हम ये कह सकते हैं जैसा को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर अधिकार किया। या फिर हम कह सकते हैं मालदेव की पुत्री सोगरी, ये विधवा थी। सोगरी से विवाह किया। तो यहां पर राणा हमीर से संबंधित हम बात कर रहे हैं। बहुत ही चतुर बुद्धिमान व्यक्ति थे। कैसे करके ये इन प्रकार इनको मेवाड़ का साम्राज्य प्राप्त करना था, अपने पूर्वजों की संपत्ति को प्राप्त करना था, अपने पूर्वजों की हत्या का यहां पर बदला लेना था। तो मौके का फायदा उठा करके इन्होंने मालदेव और जैसा को पराजित किया। मालदेव की एक विधवा पुत्री थी जिसका नाम था सोगरी, इसके साथ इन्होंने विवाह किया। और ऐसा भी कहा जाता है कि इनको दहेज में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मिल गया। मतलब ये इन प्रकार इनको चित्तौड़ प्राप्त हो गया। अब यहां पर थोड़ी सी कहानी ये रहती है कि जैसे ही रावल रतन सिंह जी की मृत्यु होती है, रावल शाखा समाप्त होती है, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पर खिज्र का अपने पुत्र जो है उनको यहाँ का प्रशासक नियुक्त करते हैं। 1316 में खिज्र का दिल्ली चले जाते हैं। बाद में यहाँ पर मुच्छला मालदेव जो कि कानड़ देव सोनगरा जालोर के भाई हैं, वो बाद में अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उनको बना देते हैं यहाँ के प्रशासक। तो ऐसा यहाँ पर एक किंवदंती या एक कहानी यहाँ पर प्रचलित है कि राणा हमीर को जैसे इस घटना के बारे में पता चला कि यहाँ पर तुर्कों का अधिकार है चित्तौड़ दुर्ग पर, ये इनके प्रकार मेरे पूर्वजों की संपत्ति है, मुझे प्राप्त करनी है, तो राणा हमीर वहां पर आया करते थे और 2-5 सैनिकों को मार के रोज जना भाग जाया करते थे। इस घटना से ये चाहते थे कि तुर्कों के अंदर एक भय व्याप्त हो और तुर्क यहां से चित्तौड़ का किला छोड़ करके वैसे ही भाग जाए और बाद में मैं यहां पर अधिकार कर लूं। इस प्रकार की घटना जब बड़े लेवल पर पहुंच गई तो खिज्र खां को पता चला कि यहां पर इस प्रकार की घटना हो रही है। खिज्र खां को ऐसा डर लगा, हो सकता है एक दिन राणा हमीर आए, मुझे भी रात को मार के चला जाए, क्योंकि अभी तक उनको हमारे सैनिक नहीं पकड़ पाए हैं। बहुत ही चतुर व्यक्ति है, बहुत ही शातिर व्यक्ति है। तो एक दिन ऐसा कहा जाता है कि खिज्र खां को पता चल गया। खिज्र खां ने मालदेव को कहा, भाई आप जाइए और उनका पता लगाइए, कौन है व्यक्ति, कौन आता है, हमारे सैनिकों को कौन मार के जा रहा है। तो मालदेव ने बताया कि भाई एक राणा हमीर नाम का कोई व्यक्ति है, सिसोदा गांव से आता है, जो कि यहाँ के रावल शाखा जो समाप्त हुई है उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। रण सिंह या कर्ण सिंह के समय ही हमने बात की थी कि शाखा जो है वो गोहिल शाखा 2 भागों में बट गई थी। एक जो
रावल शाखा थी उनको शासन चित्तौड़ का प्राप्त हुआ, जबकि दूसरी राणा या सिसोदिया शाखा जो थी उनको सिसोदा गांव की जागीर प्रदान की, जिनको कि राहब जो है वो यहाँ पर वंश परंपरा को चलाते हैं। तो वहां पर ये आते हैं, इस प्रकार से आक्रमण करते हैं। इस डर से खिज्र खां जो है वो यहाँ पर मालदेव को नियुक्त करके दिल्ली लौट जाते हैं। बाद में मालदेव के साथ भी यही समस्या रहती, मालदेव उनको नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक बार इनकी पुत्री जो है वो सैनिक के वेश में वहां पर आती है और सैनिक के वेश में आकर के पहरा देती है कि चाहे मैं पता लगाऊं कि भाई ये व्यक्ति कौन है जो हमारे सैनिकों को मार के जा रहा है। तो राणा हमीर वहां पर आते हैं, जब देखते हैं कि भाई एक सैनिक के वेश में महिला है तो इन्होंने कहा भाई महिला पर हाथ उठाना, महिला को मारना ये हमें शोभा नहीं देता। तो वो वहां पर उनको एक प्रकार से बेहोशी की, बेसुंध की ऐसी कोई दवा वगैरह दे करके चले जाते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। बाद में जब उसको पता चलता है कि भाई मुझे मारा नहीं है और मुझे बेसुंध करके लौट गए हैं, तो दोबारा वो एक पत्र लिखती है कि भाई आप कोई भी हो तो एक बार मुझसे मिले बिना नहीं जाए। दूसरे दिन राणा हमीर आते हैं, पत्र पढ़ते हैं, उनसे मिलते हैं, सारी कहानी उनको बताते हैं। तो उस समय सोगरी उनको ये बात कहती है कि आप इतनी लड़ाई कर रहे हो, इतना संघर्ष कर रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बढ़िया सी तरकीब बताती हूँ, यदि आप मुझसे विवाह कर लो तो चित्तौड़ दुर्ग जो है वो आपको दहेज में मिल सकता है। और इसी प्रकार से कहते हैं कि मालदेव की पुत्री सोगरी के साथ इन्होंने विवाह किया और चित्तौड़ दुर्ग इनको क्या मिल गया, दहेज में मिल गया। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि यहाँ के शासक जैसा जो कि मालदेव के पुत्र थे, इनको पराजित करके या इनको मार करके इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया। तो फाइनली बात ये हुई, कैसे भी किया लेकिन इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि राणा शाखा के, या फिर हम कह सकते हैं चित्तौड़ में राणा शाखा या फिर सिसोदिया वंश के संस्थापक, और संस्थापना कब कर दी इन्होंने कर दी 1326 ईस्वी में। तो यहां तक क्लियर है। इससे पहले रावल शाखा थी। अब चित्तौड़ के जितने भी शासक हैं वो अपने नाम के साथ राणा महाराणा लगाएंगे। इससे रावल शाखा पहले समाप्त हो चुकी है, अब ये दूसरी शाखा शुरू हुई है। लेकिन सिसोदियाओं की हम बात करें, सिसोदिया जो है मूल रूप से क्या है, गोहिल ही है भाई। वो मैंने आपको कल कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति है जिनके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र शहर में रहने लग गए हैं, भाई नौकरी लग गए हैं तो वो शहर में रहेंगे, उनकी वंश परंपरा जो है वो आगे बढ़कर शहर में चलेगी। और एक भाई जो उनका गांव में रह चुका है, जो उनके पिता के पास ही रह रहे हैं, उनकी वंश परंपरा गांव में ही चलेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 5-6 पीढ़ी के बाद में गांव में मान लो किसी व्यक्ति की निसंतान मृत्यु हो जाए, बाद में वंश परंपरा नहीं बढ़े, तो उनकी संपत्ति जो है वो एक प्रकार से जो शहर में रह रहे हैं उनके पूर्वजों की संपत्ति है। बाद में वहां से कोई भी व्यक्ति वहां आकर के रह सकता है। जिसे हमारे राजस्थान में गोद लेने की जो परंपरा है, उसको गोद लेने की परंपरा के माध्यम से भी उनको संपत्ति दे सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। इतिहास जब हम वास्तविकता से पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनकी मृत्यु निसंतान हो जाती है, बाद में उन्हीं के वंशज, उनके कोई भाई, चाचा, ताऊ, किसी भी प्रकार से जो नियरेस्ट एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो उनके सगे संबंधी होते हैं, उनमें से कोई उनका भाई, कोई चाचा, कोई भतीजा, उनको वापस वो गोद ले लेते हैं और वापस वहीं से वंश परंपरा चालू हो जाती है। ये हमें इतिहास में बहुत सारा पढ़ने को मिलता है। सभी को राम राम, सभी को जय श्री कृष्णा। तो ये बिल्कुल क्लियर है, सिसोदिया जो है वो क्या है, गोहिल ही है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दी, चित्तौड़ में राणा शाखा की स्थापना कर दी। हरि सिंह जी के पुत्र हैं। अब इसके अलावा और राणा हमीर से संबंधित क्या बात आ सकती है, चित्तौड़ में बाण माता के मंदिर का निर्माण करवाया। बाण माता मंदिर बनवाया। बाण माता के मंदिर का क्या कर दिया इन्होंने, निर्माण करवा दिया। और बाण माता की यदि हम बात करें तो सिसोदिया राजवंश की कुल देवी, राजवंश की कुल देवी ये मानी जाती है। तो ये यहाँ पर राणा हमीर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट बात। अब राणा हमीर से संबंधित बहुत सारे इनके उपनाम या उपाधि कह सकते हैं हम, ये देखने को हमें मिलती है। उपनामों में वीर राजा, इसके अलावा मेवाड़ का उद्धारक, इनके बारे में बहुत सारे उपनाम। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मतलब
उपाधियां जो है वो उनका हमें वर्णन मिलता है, जिसमें वीर राजा, मेवाड़ का उद्धारक, इसके अलावा विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, ये हमें इनके बारे में उल्लेख मिलता है। चूंकि इन्होंने विषम परिस्थितियां, जब ऐसी परिस्थितियां थी कि तुर्कों का अधिकार था, फिर भी इन्होंने विषम परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारी, अपने पूर्वजों की जो संपत्ति थी, अपने पुरखों की जो मान मर्यादा थी, अस्तित्व था, उनको वापस इन्होंने बनाए रखा और यहाँ पर इन्होंने वापस उस शासन को प्राप्त किया। तो सिंह के समान विकट परिस्थितियों में ये अड़े रहे, मेवाड़ के उद्धारक, मेवाड़ का उद्धार कर दिया एक तरीके से इन्होंने। और वीर राजा तो ये थे ही, इस वजह से इनको वीर राजा भी कहा जाता है। ये इनके उपनामों से संबंधित हमें उल्लेख मिलता है। ये संक्षिप्त जानकारी थी राणा हमीर से संबंधित। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए मेवाड़ राजवंश का विस्तृत राजवंश आपको पढ़ना है, तो आप A to Z की जो प्रेम जी सर की क्लासें हो चुकी है उनको आप जरूर पढ़ें। भाई मेरा तो जिला दर्शन चल रहा है, इसमें ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी ज्यादा विस्तृत बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। बाकी एक क्लास में तो राणा कुंभा भी नहीं होते, राणा कुंभा के सैन्य अभियानों की एक क्लास हो जाती है, उनकी उपाधियों की एक क्लास हो जाती है। हम यहाँ राणा हमीर से लेकर के अपने राणा सांगा तक का जो इतिहास बच रहा था, महाराणा उदय सिंह जी की हमने बात कर ली है, सारी बात हम एक क्लास के अंदर करेंगे। बिल्कुल मेवाड़ का उद्धारक इनको कहते हैं, विषम घाटी पंचानन कहते हैं। संघर्ष इनका सिसोदा गांव से शुरू हुआ था, बाण माता के मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। ये बिल्कुल इनसे संबंधित मुख्य जानकारी थी। बिल्कुल हाँ जी, बाण माता को बरबड़ी माता भी कहते हैं, ये भी सही है। हमीर ने इनको अपने समय का प्रबल हिंदू राजा बताया, ये भी बात सही है। बिल्कुल क्लियर है सभी साथियों को? हाँ जी, तो यहाँ पर राणा हमीर की हमने बात कर ली। चलो ये कर्नल जेम्स टोड वाली बात भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। कर्नल टोड ने इनको अपने समय का प्रबल हिंदू राजा या शासक बताया। तो बड़े वीर व्यक्ति थे, पुनः मेवाड़ का उद्धार कर दिया इन्होंने। अब मेवाड़ के उद्धारक के नाम से राजस्थान के लगभग 3 व्यक्तित्व के नाम आते हैं। सबसे पहले मेवाड़ का उद्धारक जो है राणा हमीर को कहा जाता है। भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। उन्होंने भी मेवाड़ में महाराणा प्रताप की सहायता की, उनकी बदौलत ही आज हमारा जो मेवाड़ है वो एक प्रकार से ऋणी है भामाशाह का। और उनके बाद में महाराणा प्रताप ने भी विकट परिस्थितियों में सामना किया मुगलों का और मेवाड़ का अस्तित्व बचाए रखा। तो हम महाराणा प्रताप को भी मेवाड़ का उद्धारक कह सकते हैं। लेकिन मेवाड़ के उद्धारक के नाम से जनरली 2 नाम हमें मिलते हैं, एक राणा हमीर और दूसरा भामाशाह। इनके बाद में बात करते हैं राणा खेता, है ना, या इन्हें क्षेत्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्र सिंह जो है वो भी इन्हीं को कहा जाता है। खेता के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। भाई क्षेत्र सिंह जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनका विस्तृत अध्ययन हम करते हैं। पिता इनके वीर थे, तो ये भी वीर व्यक्ति ही हैं। और इन्होंने वीरता का परिचय देते हुए क्या किया, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और ये विस्तार जो है एक प्रकार से कह सकते हैं आने वाली पीढ़ी को क्या पड़ गया, महंगा पड़ गया। साम्राज्य का विस्तार किया तो किस किस क्षेत्र को इन्होंने जीता, मांडल को जीता इन्होंने, जहाजपुर को जीता, अजमेर को जीता, मालवा को इन्होंने जीता। इसके अलावा इन्होंने 56 क्षेत्र, ये कौन सा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जो कि 56 का मैदान कहलाता है ना, वो इन्हीं का क्षेत्र था, को जीता। अब सबसे बड़ी बात यही है कि जब मालवा पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और मालवा को इन्होंने जीत लिया, तो मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत जो है वो इनके समय होती है। इनके समय मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई। मेवाड़ मालवा संघर्ष की इन्होंने शुरुआत कर दी। राणा खेता क्षेत्र सिंह के भी नाम से ये जाने जाते हैं। और इनसे संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिलती है, इनकी एक दासी थी, या दासी को हम पासवान भी कह सकते हैं,
उनके पुत्रों के नाम थे चाचा और मेरा। आगे हम पढ़ेंगे कि मोकल की हत्या कर देंगे ये चाचा और मेरा। तो ये हमने राणा खेता की बात की, राणा क्षेत्र सिंह की बात की। क्षेत्र सिंह जो है इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, वीर राजा थे। इनके पिता की भी हम बात कर लेते हैं। इनके पिता का नाम क्या है? तो पिता है राणा हमीर। राणा हमीर जो है वो इनके पिता का नाम है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, आगे ये पूछी जाएगी। और यहाँ पर मालवा संघर्ष जो है इन्होंने प्रारंभ कर दिया। दिलावर खा के यहाँ पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्होंने संघर्ष को जो है हाँ जी, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि पिछोला झील जो है, पिछोला झील का निर्माण इनके समय हुआ। इनके समय पिछोला झील का निर्माण हुआ। इस झील का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, आप सभी साथियों को मैंने पहले बता चुका हूं। 1387 की बात है। एक व्यक्ति का नाम आता है चितरमल या पीछू बंजारे द्वारा। तो यहां पर पिछोला झील की बात की हमने। दूसरी बात यहां पर हम करते हैं, इनके समय जावर में चांदी की खान का पता चला। भाई जावर में इनके समय क्या है, चांदी की खान का पता चला। इसका मतलब राणा लाखा की क्या हो गई, चांदी हो गई यहां पर। और इसी के बाद में हम बात करते हैं बूंदी पर आक्रमण करेंगे। तो यहां पर बात करते हैं बूंदी पर आक्रमण किया, लेकिन तारागढ़ को नहीं जीत पाए। लेकिन तारागढ़ को नहीं जीत पाए। बाद में मिट्टी के तारागढ़ को बनाकर ध्वस्त किया। अब कहानी यहां पर यह आ जाती है कि इनके पिता जो है वो खेता जब वहां पर उत्सव में जाते हैं, हेर या उत्सव में, वहां पर लाल सिंह के द्वारा उनको मार दिया जाता है, आपस में लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं के पुत्र है राणा लाखा, ये बदला लेने के लिए बूंदी पर आक्रमण करते हैं, बूंदी के तारागढ़ पर आक्रमण करते हैं, लेकिन इस किले को नहीं जीत पाते हैं। बाद में एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि जब तक बूंदी के तारागढ़ को नहीं जीत पाऊंगा तब तक मैं पानी वाणी नहीं पीऊंगा, मतलब अन्न जल का मैं त्याग करता हूं। समस्या हो गई। अब इस दुर्ग पर बार बार आक्रमण किया जा रहा है लेकिन इसको विजित नहीं किया जा रहा है। तब यहाँ के जो मंत्री हैं, सैनिक हैं, उन्होंने एक मशवरा दिया कि हम तारागढ़ एक किसका बना देते हैं, मिट्टी का तारागढ़ बना देते हैं और आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर, इस तारागढ़ पर। आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और हमारा गुस्सा जो है वो भी शांत हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जब मिट्टी का तारागढ़ इन्होंने बनाया था, इसके ऊपर जब आक्रमण किया तो मिट्टी के तारागढ़ को बचाने के लिए एक हाड़ा व्यक्ति आते हैं, हाड़ा शासक आते हैं। उनका नाम क्या है, बचाने के लिए कुंभाहाड़ा आए और ये वीर गति को यहां पर प्राप्त होते हैं। जब हाड़ाओं को पता चलता है कि भाई हमारे तारागढ़ दुर्ग की प्रतिलिपि बना करके क्या कर रहे हैं, ये उनको परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेवाड़ी सेना बड़ी संख्या में होती है और यहाँ पर कुंभा जो हाड़ा जो है वीर गति को यहाँ पर लड़ते हुए प्राप्त होते हैं। बिल्कुल अपने प्राण न्योछावर कर दिए। लखा हाड़ा या फिर उन्हें कुंभा हाड़ा भी कहते हैं। बिल्कुल लखा हाड़ा या कुंभाहाड़ा एक ही बात है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं राणा लाखा से संबंधित। राणा लाखा से संबंधित और क्या बात हो सकती है, पिछोला झील की बात हमने कर ली, जावर में चांदी की खान मिल गई, बूंदी पर इन्होंने आक्रमण कर दिया, यहां पर विजय भी प्राप्त कर ली। अब यहां पर इनके समय क्या चोट हो जाती है कि 62 वर्ष की आयु में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम क्या होगा, राणा मोकल। और अब यहां पर हम बात करते हैं इसके संदर्भ में कुंवर
कुंवर चूड़ा कौन है? राणा लाखा के बड़े पुत्र हैं। कुंवर चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा की, भीष्म प्रतिज्ञा की। तो यहां पर इनसे संबंधित ये बात भी आ जाती है, बहुत सारे शासक इतिहासकार जो है मजाक के अंदाज में ये कहते हैं राणा लाखा का दरबार लगा हुआ था, दरबार में मंत्रियों के साथ जो है हंसी मजाक चल रही थी, तभी मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव जो है वो किसके लिए आता है? कुंवर चूड़ा के लिए आता है। लेकिन चूड़ा वहां पर क्या उपस्थित नहीं होते हैं, और इनके संबंध में सामने जब नारियल लेके आते हैं, मजाक के अंदाज में इन्होंने कह दिया कि हाय बुढ़ापे में मेरे साथ किसने मजाक करी, मतलब बुढ़ापे में मेरे साथ कौन विवाह करना चाहता है, भाई ये नारियल क्यों भेजा है। अब यहां पर इनको ये समझना चाहिए था कि भाई हो सकता है नारियल मेरे लिए नहीं हो, मेरा बड़ा पुत्र कुंवर चूड़ा बड़ा ही योग्य है और जवान भी है, हो सकता है उनके लिए ये नारियल भेजा गया हो। लेकिन यहाँ पर ये मजाकी अंदाज जो है राठौड़ जो मतलब एक प्रकार से कहता है नारियल लेकर के आते हैं, उनको पसंद नहीं आता है। वो पुनः जाकर के राव चूड़ा या रणमल को जाकर के बताते हैं, वो वापस शर्त वापस उनको नारियल भिजवाते हैं, हम तो आपके साथ भी विवाह करने के लिए तैयार हैं, शर्त हमारी यह है कि हमारी हंसाबाई से जो उत्पन्न पुत्र होगा उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा? मेवाड़ का शासक बनाना पड़ेगा। अब राणा लाखा के सामने संकट हो गया, मजाक करना महंगा पड़ गया, अब करे तो करे क्या, चूंकि सबसे बड़े पुत्र जो थे कुंवर चूड़ा, शासन तो इनको मिलना चाहिए, अब ये कैसे इनको वचन दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने कुंवर चूड़ा जो है उनसे राय जानना चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई अगर आप पिताजी आपकी इच्छा है, अंतिम इच्छा कि भाई आप शादी करना चाहते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा, मैं तो भीष्म प्रतिज्ञा ले लूंगा, मतलब मैं राजपाट का त्याग करता हूं, अगर हंसाबाई से उत्पन्न कोई पुत्र होगा तो मैं उनके आड़े नहीं आऊंगा, मेरे को कोई जागीर वगैरह दे दो, मैं आराम से अलग से रह लूंगा, और बाकायदा मैं जो भी पुत्र होगा मेरा भाई होगा, मैं उसको क्या करूंगा? सुरक्षा प्रदान करूंगा। ऐसा वचन किन्होंने दे दिया? कुंवर चूड़ा ने वचन दे दिया। किनको दे दिया? राणा लाखा को दे दिया। थोड़े दिनों के बाद राणा लाखा स्वर्ग को सिधार गए। अब समस्या कहां आ गई? समस्या आ गई यहां पर कुंवर चूड़ा की, जो कि हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे शासक कौन बन जाते हैं? अब राणा मोकल आगे शासक बनेंगे। राणा मोकल कौन है? हंसाबाई के पुत्र हैं, राणा लाखा के पुत्र हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं राणा लाखा के पुत्र, राणा लाखा के पुत्र हैं। माता कौन है इनकी? माता हंसाबाई, माता इनकी हंसाबाई है। संरक्षक कौन है? संरक्षक, तो संरक्षक है रणमल। रणमल कौन है? इनके मामा, इनके मामा जो है ये संरक्षक है। और रणमल से संबंधित क्या है? मारवाड़ शासक, मारवाड़ शासक राव चूड़ा के पुत्र, भाई हंसाबाई के भाई हैं और मारवाड़ शासक राव चूड़ा के पुत्र हैं। ये संरक्षक बन जाते हैं कुंभा के, और या कुंभा क्या, राणा मोकल के संरक्षक बन जाते हैं। मौके का फायदा उठा करके ये क्या करते हैं? पहले तो मेवाड़ी सेना की सहायता से, मारवाड़ के ये अपदस्थ शासक थे, इनको साम्राज्य प्राप्त नहीं हो रहा था, इन्होंने येन केन प्रकार मारवाड़ का साम्राज्य प्राप्त कर लिया। और फिर बाद में इनकी नजर कहां पड़ गई? मेवाड़ पर पड़ गई कि भाई मारवाड़ तो आराम से मेरा शासन है ही है, वहां पर तो साम्राज्य चल रहा है, क्यों ना मेवाड़ पर भी अधिकार किया जाए। तो इन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ी सरदारों को बड़े पदों से हटाना शुरू किया, और वहां पर हम बात करते हैं इन्होंने मारवाड़ के राठौड़ सरदारों को नियुक्त करना चालू किया। ये बात कुंवर चूड़ा को भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन कुंवर चूड़ा करे तो करे क्या, वचन से बंधे हुए हैं। उल्टा हंसाबाई जो है किसी ना किसी बात को लेकर कुंवर चूड़ा के ऊपर आरोप लगा देती है कि भाई आप खुद शासक बनना चाहते थे और आप शासक नहीं बन पाए, अब मेरे पुत्र को भी आप मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि सही ढंग से आप शासन संचालन नहीं करने दे रहे हैं, मतलब मेवाड़ के राज्य कार्य में आप क्या कर रहे हैं? बाधा पहुंचा रहे हैं। इन सभी बातों से दुखी होकर के कहते हैं कि कुंवर चूड़ा जो है वो मालवा शासक की शरण में चले जाते हैं कि भाई अब अपना यहाँ पर कोई काम रहा नहीं। और यहाँ पर पीछे मौके का फायदा कौन उठा लेता है? रणमल मौके का फायदा उठा करके लगभग बड़े बड़े पदों पर राठौड़ सरदारों को नियुक्त कर देता है। अब बेचारे जो मेवाड़ी सरदार हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके जो नेतृत्व है, उनके सरदार जो है कुंवर चूड़ा, वो मेवाड़ छोड़ करके जा चुके हैं। अब यहां पर आगे क्या होता है? मोकल आराम से यहां पर शासन कर रहे हैं। मोकल से संबंधित दो बातें यहां पर एग्जाम की पॉइंट व्यू की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या है? वो है एकलिंग, एकलिंग मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया, जीर्णोद्वार करवाया। दूसरी बात, चित्तौड़ दुर्ग स्थित, चित्तौड़ दुर्ग स्थित त्रिभुवन नारायण
त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसी को क्या कहते हैं? समीधेश्वर मंदिर। समीधेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। इन दोनों से संबंधित, एकलिंग जी के मंदिर से संबंधित, समीधेश्वर जी के मंदिर से संबंधित हमने विस्तृत जानकारी पहले पढ़ ली है। चित्तौड़ की जब दुर्ग की हमने बात की थी तब इस मंदिर के संबंध में हमने विस्तृत जानकारी की। इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। परमार शासक भोज के द्वारा बनाने के कारण इसे भोज मंदिर भी कहते हैं। एकलिंग जी जो है मेवाड़ के अधिपति माने जाते हैं, मेवाड़ के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। ये जो भी साथी अभी क्लास को देख रहे हैं, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर ये जानकारी उनको पहले से प्राप्त नहीं है तो पूर्ववर्ती क्लासों को आप जरूर देखें, आपको लाभ होगा और भी ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। क्लास को शेयर जरूर करना है। बिल्कुल, कुंभा के पिता है राणा मोकल। मोकल मंदिर भी कहते हैं उसको, समीधेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, भोज मंदिर, एक ही मंदिर के नाम है। चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित है। एक प्रकार से सास बहू का कुंड जो गोमुख कुंड है वहीं पर ये बना हुआ है, इसके ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल क्लियर सभी को? हाँ जी, तो यहां पर क्लियर हो गया सभी को। अब इनकी मृत्यु कैसे होती है इसको लेकर भी एग्जाम में डिबेट है। तो यहां पर बात करते हैं कि झीलवाड़ा अभियान, झीलवाड़ा अभियान, और ये अभियान कब हुआ था? ये हुआ था 1433 ईस्वी के अंदर। और यहां पर इस अभियान के तहत हम बात करें, गुजरात के शासक अहमद शाह के विरुद्ध ये आक्रमण करने के लिए जाते हैं। और यहीं पर क्या है, चाचा मेरा के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। चाचा मेरा के द्वारा मोकल की हत्या, मोकल की हत्या। अब यहां पर मोकल का जीवन परिचय जो है वो संक्षिप्त है। इनसे बाद में हम जब राणा कुंभा को पढ़ेंगे तो उनका जीवन परिचय बहुत विस्तृत होगा। अब यहाँ पर झीलवाड़ा अभियान में ये जा रहे हैं गुजरात के शासक अहमद शाह के विरुद्ध। यहीं पर चाचा मेरा जो है इनको कौन भड़का देता है? मेपा पंवार भड़का देता है कि भाई ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति वही है चाचा मेरा जो खेता के क्या है, दासी पुत्र हैं। इनको कहा भाई वास्तविक शासक तो आप हो, आपके ये मोकल जो है क्या कर रहा है, एक प्रकार से अपमानित कर रहा है, आप इनको मार दीजिए। चाचा मेरा इनकी हत्या कर देते हैं। इनके सहयोगी, सहयोगी कौन है? सहयोगी महपा पंवार और चाचा का पुत्र था अक्का। ये दोनों भाग के कहां चले गए? मालवा के शासक की शरण में चले गए। अब यहां पर हम बात करें कि मालवा मेवाड़ संघर्ष पहले से चल रहा है, अब उसको क्या है, लेवल पर पहुंचाएंगे राणा कुंभा। तो अब राणा कुंभा की हम बात करेंगे। राणा कुंभा कौन है? राणा कुंभा है मोकल के पुत्र। तो सबसे पहले पिता, उसके बाद माता। तो पिता की यदि हम बात करें तो पिता है राणा मोकल, राणा मोकल। माता कौन है? सौभाग्य देवी। भाई इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो इनके ऐसा पुत्र हुआ, सौभाग्य देवी जो है वो इनकी माता है। अब यहाँ पर प्रारंभ में इनका संरक्षण जो है वो कौन करेंगे? रणमल के द्वारा इनका प्रारंभिक संरक्षण करवाया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये शासक बनेंगे अब इनके सामने दो चुनौतियां बहुत ही गंभीर है। क्या है? पहला तो ये कि मेवाड़ के जितने भी मेन सरदार जो हैं वो सभी राठौड़ सरदार हो चुके हैं। बिल्कुल इनकी उपाधियों की बात करेंगे, कमेंट भी आने लग गया। अभिनव भट्टाचार्य संगीत के क्षेत्र में महान विद्वान होने के कारण इनको ये उपाधि दी गई। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछी गई है। राणा कुंभा की हम बात करें, इनका जीवन परिचय बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन प्रमुख रूप से 3 भागों में हम बांट करके इनके जीवन को पढ़ सकते हैं। पहला स्थापत्य कला की दृष्टि से राणा कुंभा, दूसरा उपाधियों की दृष्टि से राणा कुंभा, और तीसरा हम बात करें युद्धों की दृष्टि से राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने बहुत सारे युद्ध किए। राणा कुंभा ने स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत सारे निर्माण करवाए। स्थापत्य कला का इनको जनक भी कहा जाता है। और यदि हम बात करें बहुत सारी उपाधियां इन्होंने धारण की, बहुत सारे युद्ध भी किए। बिल्कुल बात करेंगे, मोकल के पुत्र हैं। सभी साथी क्लास को शेयर कर दे। मेवाड़ का स्वर्णिम इतिहास यहां पर चल रहा है। शेयर में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। लाइक शेयर तो बराबर ठोकते रहो, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक, स्थापत्य कला के जनक इनको माना जाता है। तो यहां पर बात करते हैं गंभीर समस्या क्या थी। तो चाचा मेरा जो है इनके पिता की उन्होंने हत्या कर दी। तो इन्होंने रणमल की सहायता से
रणमल की सहायता से चाचा व मेरा का दमन किया। चाचा मेरा को क्या कर दिया, जैसे ये शासक बनते हैं, रणमल मारवाड़ में होते हैं, रणमल को यहां पर बुलाते हैं और रणमल के माध्यम से क्या करते हैं, चाचा मेरा को मरवा देते हैं। उनकी मतलब एक प्रकार से कहते हैं इनका दमन करने में रणमल का सहयोग लेते हैं। अब रणमल जो है ये भी एक तरीके से क्या है, बहुत ही टेढ़ी खीर हो रहा था राणा कुंभा के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि भारमली के सहयोग से, भारमली के सहयोग से दमन। तो भाई यहां पर रणमल की बात करें। अब रणमल, क्योंकि जब तक रणमल जिंदा है राणा कुंभा मेवाड़ के वास्तविक शासक नहीं हो सकते, क्योंकि इनके दरबार में सबसे ज्यादा मंत्रियों का वर्चस्व किनका है, राठौड़ों का वर्चस्व है, राठौड़ मंत्रियों का वर्चस्व है। इन्होंने भारमली जो कि प्रेमिका थी रणमल की और सबसे करीबी भी भारमली थी, दूसरों को पास में नहीं जाने देता था रणमल। तो भारमली को राणा कुंभा ने क्या कहा कि भाई जहर दे दे रणमल को, जहर दे दिया रणमल को, रणमल की मृत्यु हो गई। क्योंकि रणमल बड़ा बदमाश था, इसने क्या किया, भारमली को हमेशा उकसाता रहता था, मारता पीटता रहता था कि भाई कुंभा जो है ये सबसे ज्यादा तुमसे स्नेह करता है, तुम भी इससे स्नेह करती हो, लेकिन कुंभा जो है वो मेरे क्या है, बिल्कुल आंख का कांटा है, कुंभा को आप जहर दे दो, कुंभा मर जाएगा, मेवाड़ मारवाड़ हमारे हाथ में रहेगा। तो ये बात जब भारमली के ऊपर ज्यादा ही वजन पड़ने लगी, भारमली ने ये बात कुंभा को कह दी। कुंभा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, उसने इतनी बार तुम्हें जहर देने के लिए कहा है, तुमने मुझे नहीं दिया, मैं एक ही बार कह रहा हूं रणमल को जहर दे दो। रणमल को जहर दे दिया, रणमल का राम नाम सत्य हो गया। रणमल की मृत्यु के साथ ही मेवाड़ के वास्तविक शासक कौन बन गए, कुंभा। अब उल्टा बदला लेने के लिए, चूंकि इतने समय से मारवाड़ के शासक रणमल यहां पर क्या कर रहे हैं, अधिकार करने के लिए बैठे हुए हैं। इनके पुत्र, रणमल के पुत्र राव जोधा जो है वो यहीं पर मेवाड़ में है। और उधर से एक राठौड़ सरदार जो है वो आवाज लगाता है कि भाग सके तो भाग जोधा, रणमल यहां तो मारियो जाए। मतलब रणमल तो मर गया है, तुम चाहते हो तो अपनी जान बचा के क्या कर दो, यहां से भाग जाओ। और वहां से जोधा क्या है, भाग जाता है। उधर से राणा कुंभा की बात करें, राणा कुंभा ने मालवा से कुंवर चूड़ा को बुलाया कि आ जाइए, आप आपकी सबसे ज्यादा अब जो है मेवाड़ को जरूरत है। कुंवर चूड़ा की सेना जो है वो राव जोधा के पीछे लगा दी जाती है। राव जोधा वहां से मंडोर जाते हैं, मंडोर पर जाकर के कुंवर चूड़ा अधिकार कर लेते हैं। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि राव जोधा जो है उनको बीकानेर की तरफ एक गांव पड़ता है, काहुनी गांव, वहां पर छुप करके शरण लेनी पड़ती है। लगभग जितने वर्षों तक रणमल ने मेवाड़ पर शासन किया, उतने ही वर्षों तक राणा कुंभा के द्वारा वापस मारवाड़ पर अधिकार किया जाता है। ये सारा घटनाक्रम जो है ये हंसाबाई अपनी आंखों से देख रही है कि कौन, एक तरफ तो उनका पोता और दूसरी तरफ कौन है, उनका भाई आपस में संघर्ष कर रहे थे। रणमल की मृत्यु हो गई, अब इधर तो एक तरफ से भतीजा और एक तरफ से पोता दोनों आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष को विराम देने के लिए इन्होंने क्या किया, संघर्ष को विराम देने के लिए हंसाबाई ने मध्यस्थता की कि भाई लड़ो मत आपस में, और एक संधि करवा देती हूं आपके बीच में। कौन सी संधि हो गई, आंवल बावल की संधि। फटाफट कमेंट करें, आंवल बावल की संधि कब हुई थी। संधि हुई थी राणा कुंभा के बीच में, राणा कुंभा व राव जोधा के मध्य। और यहां पर जोधा जो है इसकी पुत्री का नाम है श्रृंगार देवी, और इसका विवाह किसके साथ कर दिया, प्लस रायमल विवाह। तो यहां पर रायमल जो है वो पुत्र है किसके, राणा कुंभा के, और यहां पर क्या कर दिया, विवाह कर दिया। और ये कौन थी, पुत्री थी। भाई देखे साथियों ने क्या क्या कमेंट किया कि आंवल बावल की संधि जो है कब हुई थी, क्या बात है, कमेंट आ गया 1453 में हुई थी। और इसका केंद्र क्या है उसका कमेंट भी आ गया, केंद्र रखा गया सोजत को। जिस तरफ नीम के पेड़ दिखेंगे ना तो वो तो क्या है, मेवाड़, और जिस तरफ खेजड़ियां दिखेगी वो है मारवाड़। तो आंवल बावल की जो संधि है किसकी मध्यस्थता से होती है, हंसाबाई की मध्यस्थता से होती है। और ये संधि होने के बाद मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में सीमा का निर्धारण भी हो जाता है और मैत्री संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। तो मध्यस्थता की यहां पर हम बात कर लेते हैं। मध्यस्थता किसने की, मध्यस्थता हंसाबाई के द्वारा। हंसाबाई ने यहां पर क्या कर दी, मध्यस्थता कर दी, और क्या हो गई, आंवल बावल की संधि हो गई। अब यहां पर हम आगे पढ़ रहे हैं। इससे पहले आंवल बावल की जब संधि होती है, इससे पहले हम बात करते हैं कि एक युद्ध होता है, और वो युद्ध कौन सा होता है, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर
युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया। महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ बनवाया। विजय स्तंभ बनवाया। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। और ये सारंगपुर का युद्ध जो है कब होता है? 1437 ईस्वी के अंदर ये युद्ध होता है। तो भाई मालवा की हम बात करें, वहां पर मेपा, पंवार और अक्का को किसने शरण दे दी? महमूद खिलजी ने शरण दे दी। पहले मेवाड़ मालवा संघर्ष चल रहा है और मौके का फायदा उठा करके राणा कुंभा ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया मालवा के ऊपर और सारंगपुर नामक जगह पर यह युद्ध हुआ। मालवा के शासक महमूद खिलजी को राणा कुंभा ने पराजित किया और अक्का और मेपा पंवार का दमन किया। और इस विजय को यादगार बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? विजय स्तंभ बनवाया। विजय स्तंभ की विस्तृत जानकारी इससे पूर्व हमारे चित्तौड़गढ़ किले की जो बात होती थी उसमें हमने 1.5 घंटे की क्लास में पूरी कर ली है। यहां पर हम विजय स्तंभ इतना ही कहेंगे कि यह विजय स्तंभ है, राणा कुंभा जी ने बनवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट इमारत है और आप में से अगर किसी साथी ने वो क्लास नहीं देखी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास की, आप उस क्लास को जरूर देखें, मेरा आप सभी से अनुरोध है। हाँ जी, तो बात कर ली हमने, कठिन विजय प्राप्त कर ली, सारंगपुर का युद्ध भी कर लिया, खिलजी को पराजित कर दिया। अब ये महमूद खिलजी इसे हार को पचा नहीं पाया। अब ये क्या करेंगे? चांपानेर की संधि करेंगे। गुजरात के शासक से भी इनकी दुश्मनी है, तो यहां पर अब चंपानेर की संधि होगी। कमेंट करें साथी, चांपानेर की संधि कब हुई? चांपानेर की संधि। और ये चांपानेर की संधि किन किन के बीच में होती है? एक तो है महमूद खिलजी, और यहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर हमने बात कर ली, एक तो व्यक्ति है महमूद खिलजी और दूसरा है महमूद शाह या कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह ये शासक कहां का है? गुजरात। और ये शासक कहां का है? मालवा। अब चूंकि इनको सारंगपुर के युद्ध में पराजित कर दिया और इधर कुतुबुद्दीन शाह जो है इनके ऊपर भी कुंभा ने आक्रमण किया था, तो ये भी एक प्रकार से बड़बड़ा रहा था। अकेला महमूद शाह के द्वारा इस युद्ध को जीतना मुश्किल था, इसलिए दोनों ने क्या कर ली? चंपानेर की संधि कर ली। साथियों के कमेंट क्या आ रहे हैं? चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में हुई। क्या बात है, कितनी बढ़िया शानदार तैयारी है। 1456 ईस्वी में ये संधि हो जाती है। अब ये संधि क्यों हुई? कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा संधि का, पर ऐसे फोकट में संधि तो करेंगे नहीं। तो उद्देश्य क्या था? कुंभा को पराजित करना। कुंभा को पराजित करना। और इस संधि के तहत इन्होंने क्या कर दिया? कुंभा के ऊपर आक्रमण कर दिया और एक युद्ध हो गया। उस युद्ध का नाम है बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध। ये युद्ध कब होता है इसका भी कमेंट करें साथी। अब बदनौर के युद्ध में कौन कौन? पहले तो राणा कुंभा वर्सेज कौन? एक तो है महमूद खिलजी और दूसरे हैं कुतुबुद्दीन शाह। तो गुजरात के शासक, और इन्होंने संधि कर ली, चंपानेर की संधि। उद्देश्य था राणा कुंभा को पराजित करना और ये युद्ध हुआ था 1457 ईस्वी के अंदर। बिल्कुल देखिए साथियों को क्या कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल बदनौर का युद्ध हो गया। बदनौर कहां पर है? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बदनौर कहां पर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर बदनौर है। और यहीं पर क्या किया? कुंभा ने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम है कुशाला माता का मंदिर। तो यहां पर कुंभा विजय हो गए और कुंभा ने क्या कर लिया? मंदिर बनवा दिया। कुंभा ने यहां कुशाला माता मंदिर बनवाया। कुशाला माता का क्या कर दिया? इन्होंने मंदिर बनवा दिया और यहां पर क्या है? विजय हो गए
राणा कुंभा, दोनों को क्या है, बिल्कुल हार प्राप्त हुई। दिमाग खराब हो गया कि भाई ये संधि जो है, ये संधि भी क्या है, कोई काम नहीं आई। ये प्रमुख युद्ध होते हैं कुंभा के जीवन से संबंधित, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कुंभा की सैन्य उपलब्धियों में। इससे भी बहुत सारे ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें हैं। शम्स का जो नागौर के थे, उन पर कुंभा ने आक्रमण किया, उनको अपने अधीन किया। बाद में उन्होंने अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया, थोड़े दिन अधीन रहे, बाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वहां पर भी राणा कुंभा ने आक्रमण किया, उनको भी पराजित किया। तो कुंभा के संबंध में हम बात करें, बहुत ही लंबी चौड़ी युद्ध से संबंधित बात है। अब हम कुंभा जी से संबंधित दूसरे परिदृश्य पर आ जाते हैं। हमने बात कर ली अब तक कुंभा जी के सैन्य अभियानों के बारे में। दूसरी बात करते हैं स्थापत्य कला के संदर्भ में कुंभा जी से क्या संबंध बन सकता है। तो निर्माण कार्य, निर्माण कार्य। अब निर्माण कार्य में हम बात करते हैं, पहला निर्माण कार्य क्या क्या बनवाया राणा कुंभा ने। तो पहला है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग इन्होंने बनवाया। कहां पर है ये, राजसमंद में है। दूसरा अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। इसके अलावा और मचान दुर्ग, मचान दुर्ग। इसके अलावा बेराठ दुर्ग, बेराठ दुर्ग। बदनौर में कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ भी इन्होंने बनवाया। चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माण भी इन्होंने करवाया। तो इनसे संबंधित हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य हैं जिसमें कुंभलगढ़ दुर्ग सबसे इंपॉर्टेंट है, अचलगढ़ दुर्ग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद में बेराट मचान दुर्ग, और इसके अलावा बदनौर दुर्ग, बदनौर दुर्ग। भाई मेवाड़ के अंदर उस समय लगभग 84 दुर्ग माने जाते थे, जिसमें से 32 दुर्गों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राणा कुंभा ने निर्माण करवाया। तो महाराणा कुंभा स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से हम बात करें, सबसे ज्यादा डिटेल किसकी है, विजय स्तंभ की है, कुंभलगढ़ की है। विजय स्तंभ हम चित्तौड़ के संदर्भ में पढ़ चुके हैं, अचलगढ़ हम सिरोही के संदर्भ में पढ़ चुके हैं, पिलवाड़ा के संदर्भ में हम बदनौर को पढ़ेंगे, मचान बेराट इन सबको पढ़ेंगे, और राजसमंद में हम कुंभलगढ़ को पढ़ेंगे। अब इसके अलावा स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनक हैं ये। अब यहां पर उपाधियों की बात आ जाती है कि उपाधियां कौन कौन सी इन्होंने धारण की। उपाधियां, तो उपाधियों की यदि हम बात करें तो राणा कुंभा से संबंधित हमें 108 उपाधियों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अब यहां पर 108 उपाधियों की हम बात करें, बहुत ही लंबा चौड़ा काम हो जाता है। 5-6 कुछ महत्वपूर्ण उपाधियों की बात करते हैं। बसंतगढ़ का निर्माण भी करवाया, जो कि सिरोही में है, बिल्कुल यहां पर एक और बसंतगढ़, बसंतगढ़ दुर्ग, और भी बहुत सारे निर्माण है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। 84 दुर्गों में जब 32 दुर्ग बना रहे, यहां पर तो हमने 4-5 जो महत्वपूर्ण थे उनकी यहां पर हमने बात की। अब यहां पर उपाधियों की बात करते हैं। सबसे पहले अभिनव, सबसे पहले अभिनव भट्टाचार्य, ये सबसे महत्वपूर्ण है। संगीत क्षेत्र में इनको मिली थी, संगीत क्षेत्र में। इसके अलावा यदि हम बात करें, महाराणा, महाराजा धीराज, इसके अलावा राण रासो, छाप गुरु, परम गुरु, हाल गुरु। गुरु से संबंधित जितने भी उपाधियां हैं वो क्या है, राणा कुंभा से संबंधित है। एग्जाम में सीधा आ जाए, छाप गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, सभी उपाधियां जो क्या है, बिल्कुल हिंदू सुल्तान भी है जो इनकी एक महत्वपूर्ण उपाधि थी। तो बिल्कुल यहां पर गुरु से संबंधित। और हम बात कर लेते हैं हिंदू सुल्तान, हिंदू ये बहुत सारी इनसे संबंधित उपाधियां हैं। अब इनके दरबारी विद्वानों को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों में बहुत सारे विद्वानों के नाम आते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो नाम है वो है कान्हा व्यास, कान्हा व्यास। इसके अलावा यदि हम बात करें सारंग व्यास, सारंग व्यास, हीरानंद, हीरानंद। इसके अलावा यदि हम बात करें मंडन, ये प्रधान शिल्पी थे इनके समय के, और मंडन के भाई नाथा,
और यहाँ पर हम बात करते हैं दरबारी विद्वानों में इनकी पुत्री रमाबाई, और भी इनके संबंध में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। सारंग व्यास की हम बात करें, संगीत गुरु थे इनके, संगीत गुरु। हीरानंद की बात करें, ये इनके आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। मंडन थे प्रधान शिल्पी, प्रधान शिल्पी जिन्होंने रूप मंडन, राज मंडन, वल्लभ मंडन, बहुत सारे मंडन की रचना की। और नाथा की बात करें, इन्होंने वास्तु मंजरी, जो कि वास्तुकला से संबंधित है, इसकी रचना की। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मंडन के भाई, मंडन के कौन थे? ये भाई थे। तो ये प्रमुख विद्वान है। मंडन की हम बात करें तो प्रधान शिल्पियों में आते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है इनकी देखरेख में होता है। राणा कुंभा सबसे ज्यादा इनके ऊपर विश्वास करते हैं। तो बिल्कुल ये दरबारी विद्वानों से संबंधित हमने बात की, राणा कुंभा की प्रमुख उपाधियों की बात की, राणा कुंभा के हमने निर्माण कार्य देखे, और हमने इससे संबंधित इससे पहले इनके सैन्य उपलब्धियों की बात की। अब हम बात करते हैं राणा रायमल से संबंधित। राणा रायमल बाद में शासक बनते हैं। राणा कुंभा की मृत्यु कैसे होती है? तो कुंभा की मृत्यु उदा के द्वारा की जाती है। उदा के द्वारा पितृहंता बन जाता है। कुंभा की हत्या, कुंभा की हत्या पुत्र उदा ने की। उदा या नाम आता है उदयकरण, उदयकरण ने की। और यहां पर हम बात करते हैं कि जो कार्यकाल है राणा कुंभा का वो 1468 में खत्म हो जाता है। लगभग 5 वर्षों तक यहाँ पर उदा जो है वो शासक रहते हैं। बाद में मेवाड़ी सरदारों को पता चल जाता है। पहले तो उदा जो है बहाना बना लेते हैं। राणा कुंभा अपने कटारगढ़ दुर्ग, जो कि उनका निजी निवास हुआ करता था, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित, जिसे मिनी दुर्ग कहा जाता है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है, वहां पर बैठे थे। तो वहां पर आकर के पिताजी जो है उनको पहले तो सहलाया, बाद में कहते हैं वहां से धक्का दे दिया, और बाद में कह दिया कि पिताजी जो है वो तो अफीम लेकर बैठे थे, पिनक में बैठे थे, उनको पता नहीं था। इस वजह से हवा का झोंका आया, वो गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। मुझे भी बड़ा दुख है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो पहले सहानुभूति प्राप्त करके शासक बन जाते हैं। बाद में जब मेवाड़ी सरदारों को पता चलता है तब वहां से वो भाग जाते हैं। बाद में ऐसा कहते हैं कि बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती है। मेवाड़ का दूसरा कलंक माना जाता है। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता भी उनको कहते हैं। अब राणा रायमल की यदि हम बात करें तो रायमल जी से संबंधित इनकी पत्नी का नाम क्या था? श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी से विवाह, इन्हीं का विवाह हुआ था श्रृंगार देवी से। इसके अलावा इनके और भी पत्नियां थी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनके पुत्रों से संबंधित बात आती है। पुत्र, और पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र कौन है? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। और इसके बाद में पुत्र है जयमल, और लास्ट में है संग्राम सिंह, संग्राम सिंह। तो राणा रायमल जी से संबंधित यही बात है। अब इनकी मृत्यु के बाद में इनके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है। सबसे बड़े योग्य पुत्र थे पृथ्वीराज। सिसोदिया जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और हमने बात की थी कि भाई सिरोही ये गए हुए थे अपनी बहन के यहाँ, और वहां पर लौटते हुए जहर के लड्डू खाने से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रिय पत्नी का नाम था तारा। तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर इन्होंने अधिकार किया, और वहां पर इन्होंने जीर्णोद्वार करवा के अपनी पत्नी को वहां पर रखा था, और उनके नाम पर उस दुर्ग का नाम भी क्या कर दिया? तारागढ़ कर दिया था। बिल्कुल क्लियर है। उड़ना राजकुमार के नाम से इनको जाना जाता है। तो यहां पर बात कर लेते हैं उड़ना राजकुमार। जयमल, इनकी वैसे ही मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर शासक कौन बनेंगे? राणा सांगा के नाम से शासक बने। तो यहां पर संग्राम सिंह जो है वो सबसे छोटे पुत्र हैं रायमल के। अब यहाँ पर आपस में भाइयों के बीच में जब क्लेश हो रहा है, तब इन्हीं के बीच में कोई समझाता है कि भाई आप ऐसा है, एक ज्योतिष के पास जाइए, वो जो भविष्यवाणी करेंगे उन्हीं को शासन प्राप्त होगा। वहां पर ये जाते हैं, जंगल में एक ज्योतिष होती है, उनके पास जाते हैं। ज्योतिष जो है वो जाकर के
जब ये दृश्य देखती है कि सबसे बड़ा पुत्र कौन है, पृथ्वीराज है, तो पृथ्वीराज आकर के वहां पर जो आसन बना हुआ था बैठने का, उस पर जाकर के बैठ के, जयमल जी साथ में पृथ्वीराज जी के खड़े रहते थे। राजा बनने का इनको कोई रुचि नहीं थी, लेकिन संग्राम सिंह जी ने इधर उधर देखा, कुछ नजर नहीं आया। झोपड़ी में एक शेर की खाल लटकी हुई थी, उसको नीचे उतारा, झाड़ा और उसके ऊपर बैठ गए। जैसे ही वहां पर वो ज्योतिषी आती है और वो कहती है देखो देखो शेर की खाल पर कौन बैठा है, तो कहते हैं ये तो राणा सांगा बैठा है, इसका मतलब शासक कौन बनेगा, ये बनेगा। तो क्रोध में आकर पृथ्वीराज ने संग्राम सिंह के ऊपर वार किया कि सबसे बड़ा पुत्र तो मैं हूं, सबसे बड़ा तो मैं हूं, मैं शासक बनना चाहिए, तुम कैसे बन सकते हो। तो एक प्रकार से उनके ऊपर वार किया। राणा सांगा या संग्राम सिंह यहां पर जान बचा करके भागते हैं, अजमेर के करमचंद पंवार के वहां पर जाकर के शरण लेते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। थोड़े दिनों के बाद में विष युक्त लड्डुओं से मृत्यु हो जाती है पृथ्वीराज की, रणमल की भी मृत्यु हो जाती है, रणमल क्या सॉरी जयमल की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर बाद में राणा रायमल जो है वो यहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई, मेरा तीसरा पुत्र पता नहीं कहाँ है। तो बाद में जब पता चलता है करमचंद पंवार को, वो एक संदेशा भिजवाते हैं किनको, राणा रायमल को, कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, संग्राम सिंह जी मेरे पास क्या है, सुरक्षित है। लेकिन इस वार में जब पृथ्वीराज ने इन पर वार किया तो इस वार में इनकी एक आंख फूट जाती है, ये ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। इसके बाद राणा सांगा की बात करते हैं। राणा सांगा बड़ी ही विकट परिस्थितियों में क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। संकट काल कहां बिताते हैं, संकट काल अजमेर के करमचंद पंवार के यहां बिताया। तो यहां पर बात कर लेते हैं संकट काल अजमेर के करमचंद पंवार, करमचंद पंवार के यहां बिताया। अब यहां पर बिता दिया, मेवाड़ के शासक भी बन गए। अब इनको स्पेशली युद्धों के लिए जाना जाता है और इनका जो एक उपनाम है वो है सैनिक का भग्नावशेष। राणा सांगा को इतिहास में युद्धों के लिए जाना जाता है। बहुत सारे युद्ध राणा सांगा ने लड़े। 3 युद्ध जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं, जिसमें एक खातौली का युद्ध, दूसरा बयाना का युद्ध और तीसरा कौन सा युद्ध, तीसरा युद्ध हो जाता है खानवा का युद्ध। इसमें स्पेशली हम बात करते हैं बिल्कुल पुत्र का नाम, हाँ जी, तो यहां पर हम बात कर रहे थे सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे युद्धों के बारे में। राणा सांगा से संबंधित हम प्रमुख रूप से 3 युद्ध लड़ेंगे। इससे ज्यादा भी बहुत सारी इनसे संबंधित जानकारी है। बिल्कुल आज की क्लास को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बाड़ी का युद्ध भी किया था इन्होंने। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं खातौली का युद्ध। खातौली युद्ध, खातौली कहां पर है, बूंदी के अंदर है, बूंदी। और इस युद्ध में इन्होंने किसको पराजित किया, दिल्ली के इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और ये युद्ध कब हो जाता है, खातौली का युद्ध, ये युद्ध होता है 1517-18 में। तो 1517 ईस्वी हम कह सकते हैं। दूसरा युद्ध कौन सा युद्ध होता है, वो युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध या बयाना का युद्ध कह सकते हैं हम। बयाना युद्ध फरवरी 1527 में यह युद्ध होता है। बाबर की सेना को हराया, बाबर की सेना को हराया। और एक अंतिम युद्ध हो जाता है, और वो युद्ध कौन सा है, खानवा का युद्ध। खानवा युद्ध। और ये युद्ध कब होता है, मार्च 1527 को होता है। और इसमें किससे हार जाते हैं, बाबर से हार
अब यहाँ पर ये पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। राणा सांगा यहाँ से इनको ले जाया जाता है, बसवा दौसा ले जाया जाता है, बाद में कालपी ले जाया जाता है और इनकी मृत्यु होने पर मांडलगढ़ जो कि चित्तौड़ की सीमा में आता था वहां पर इनकी अंत्येष्टि होती है, वहां पर इनका स्मारक बना हुआ है। तो ये संक्षिप्त जानकारी जो थी मेवाड़ के इतिहास पार्ट 2 में हमने ली। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए, बिल्कुल डिटेल से पढ़ने के लिए आप A to Z राजस्थान में प्रेम जी सर की जो क्लासें हैं मेवाड़ का राजवंश, मेवाड़ का इतिहास, उसका अध्ययन जरूर करें। क्योंकि जिला दर्शन है, अब यहाँ पर अगर हम इतिहास को इतने लंबे चौड़े डिटेल से पढ़ेंगे तो मेवाड़ का इतिहास ही कम से कम चलेगा 15-20 दिन। और यहाँ पर हमने बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हुए, हाँ जी, राणा सांगा को सरदारों ने जहर दे दिया था। और बाकी जो भी जानकारी है हम कल की क्लास में लेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। सभी साथी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय हिंद, जय भारत।